इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। 1 मिनट रुकना है बस आपको। ठीक है, तो हेलो गुड इवनिंग। आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, पिछले क्लास में आपको संख्या रेखा पढ़ाई गई थी, नंबर लाइन। तो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैं एक बार जल्दी जल्दी करके रिवाइज करूंगा। ठीक है, सभी के रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ध्यान से सुनते जाइए। आप बोलोगे नंबर लाइन क्या होता है? सर, एक लाइन होता है जिसके दोनों ही सिरों पर, दोनों ही तरफ क्या होता है, तीर का निशान बना रहता है। अब तीर का निशान क्यों बना रहता है? इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर लाइन दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, कभी भी वो खत्म नहीं होगा। उसके बाद बोलोगे सर, कहीं पर भी मैं यहाँ पर एक जीरो बनाता हूँ नंबर लाइन बनाने के लिए, कहीं पर भी आप जीरो लिख दोगे। इसके दाईं तरफ, इसके राइट साइड में आप क्या लिखते हो? पॉजिटिव नंबर को लिखते हो। ठीक है, पॉजिटिव नंबर को लिखते हो राइट साइड पे। आप बोलोगे सर, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा जितना भी आपको लिखना है, 4, 5, 6, 7। उसके बाद तीर का निशान लगा दोगे, मतलब कि ये अनंत तक बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बाईं तरफ क्या बोलोगे? सर, जीरो के बाईं तरफ हम लोग नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इधर बोलोगे लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर को लिखते हैं। बोलोगे यहाँ पर लिखेंगे सर -1, यहाँ -2, यहाँ पर -3, यहाँ -4, और फिर यहाँ तीर का निशान बना है, इसका मतलब ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। इसके अलावा आपने जो इंपॉर्टेंट पढ़ा कि किसी भी दो लगातार नंबर के बीच की जो दूरी होगी वो एक मात्रक दूरी होगी, तो इसको आप बोलते हो एक मात्रक, या कह सकते हो एक यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, कोई भी दो लगातार नंबर के बीच की दूरी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 0 और 1 के बीच की दूरी। आपको अगर मैं 3 और 4 के बीच की दूरी पूछूं तो भी बोलोगे सर ये एक मात्रक दूरी है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। अगर मैं -3 और -2 के बीच की दूरी पूछूं तो यहाँ पर भी आप बोलोगे सर 1 यूनिट। यहाँ बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप -1 यूनिट मत बोलोगे, ये गलत होगा, क्योंकि दूरी हमेशा ही पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो दूरी हमेशा धनात्मक होगा। तो बोलोगे सर नेगेटिव नंबर के बीच की भी दूरी पूछी जाए तो -2 और -3 के बीच की दूरी 1 यूनिट दूरी ही होगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जैसे आप राइट साइड जाओगे, कोई भी नंबर जो दायां तरफ है, आप बाएं से दाएं तरफ जाओगे, नंबर बड़ी होती जाएगी। जैसे देखो 2 है, 2 से बड़ा 3 हुआ, 3 से बड़ा 4 हुआ, 4 से बड़ा 5 होगा। तो जितना भी आप दाएं साइड जाओगे, जितने भी आप राइट साइड जाओगे, नंबर बड़ी होती जाएगी। और जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड जाओगे तो लेफ्ट साइड जाने पर नंबर छोटे होते जाएंगे। जैसे आप देखो 2 के इधर आए तो 1 आया, जो छोटा है 1 2 से। 1 से छोटा 0 हुआ, 0 से छोटा -1 हुआ, -1 से छोटा -2 हुआ। तो जितना भी आप लेफ्ट जाओगे, नंबर छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो दाएं तरफ वाला नंबर बड़ा होगा, बाएं तरफ वाला नंबर छोटा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस बताइए, तो ये भी आपको पता है। अगर मैं बोलूं कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की दूरी बताइए, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आप बोलोगे सर इसमें जो भी नंबर बड़ा होगा, ए या बी, जो भी बड़ा रहेगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देंगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 1.4 और 2, तो यहाँ पर बोलोगे सर बड़ा नंबर 4 है, 4 में से 2 को घटा देंगे, तो 4 में से 2 घटाने पे आ जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, तो बोलोगे 2 यूनिट डिस्टेंस है। अगर मैं बोलूँ एक पॉइंट है आपके पास -4 और एक पॉइंट है 2, अब क्या बोलोगे? बोलेंगे सर बड़ा नंबर 2 है, छोटा नंबर -4 है, तो बड़ा में से छोटा को घटाइए। तो 2 में से -4 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 2+4, और यहां से आंसर आ जाएगा आपका 6। तो बोलोगे 6 यूनिट डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस फिर भी देखो पॉजिटिव ही आया, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। इतना क्लियर है? बताइए, इतनी सारी चीजें क्लियर है? कौन नंबर बड़ा होगा, कौन नंबर छोटा होगा, इतनी सारी चीजें बताई गई थी। एक चीज और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव में जो नंबर बड़ा होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ 10 और 8, इसमें बोलोगे सर 10 बड़ा है। लेकिन अगर मैं -10 और -8 लिख दूं तो बोलोगे सर 10 पॉजिटिव में बड़ा था तो 10 नेगेटिव में छोटा हो जाएगा, इस बार -8 बड़ा होगा। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर जो बड़ा दिखता है वो छोटा रहेगा। ठीक है, तो -8 बड़ा होगा, इसलिए -8 की तरफ मैं बड़ा का साइन लगाया हूँ, ये खुला हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास में कर रखा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस रिवाइज करवा रहा था। अभी आपको क्या करना है, एक मैं रिकॉल क्वेश्चन दूंगा, सभी को आंसर पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, तो सभी लोग आंसर दीजिएगा, जितने बच्चे हो
सभी लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है अभी आपको, काफी आसान है। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में किया था। संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? तो आंसर कहाँ करोगे आप? पोल सेक्शन में आंसर करोगे, ठीक है। थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा, पहले आप देख लो कि क्या आंसर है आपका। आपको बस देखना है कि एक के पहले कौन सा नंबर आएगा हो गया और सर। एक के बाद में कौन सा नंबर आएगा। हो गया। चलो अभी पोल में आंसर करो, अभी पोल दिख जाएगा। कौन लिया था? अभी आ गया। हाँ आपका नहीं आता, ठीक है, आप चैट में लिख देना। चलिए, जिनका पोल आता है पोल लॉन्च है, ठीक है, अभी पोल में कर सकते हो आंसर। और आंसर बिल्कुल सही आने चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है। बस गिनती गिनना है, आपको देखना है कि एक के पहले क्या आता है, एक के बाद क्या आता है। सभी लोग आंसर कीजिएगा, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। देखो जितना ज्यादा आप आंसर करोगे ना, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, मतलब उतना अच्छा रिपोर्ट बनेगा। और क्लास हमेशा कोशिश करो कि आप टाइम पर ज्वाइन करो, है ना। क्योंकि काफी सारी चीजें हम लोग क्लास शुरू करने के पहले भी रिवीजन करते हैं, तो 5 मिनट पहले ज्वाइन करो। तो 3 बच्चे और हो, 2 बच्चे और हो, ठीक है। तो अभी मैं 10 सेकेंड और दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेगी। देखिए, एक के पहले क्या आता है, एक के बाद क्या आता है नंबर लाइन पर, उसी दोनों के बीच में एक होगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूँ, और जितने बच्चों ने आंसर दिया है ऑलमोस्ट सभी ने दिया है, तो आप सभी का आंसर सही है। आप क्या बोलोगे? सर एक कौन से दो संख्या के बीच में है? तो ये तो बोलोगे काफी आसान क्वेश्चन है। एक के पहले क्या आता है? एक के पहले बोलोगे सर 0 आता है। एक के बाद क्या आता है? एक के बाद 2 आता है। तो बोलोगे सर एक जो है 0 और 2 के बीच में स्थित है ना, 0 और 2 के बीच में होगा। तो अगर नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट भी करोगे तो यहाँ पर बोलोगे सर एक है। एक के पहले 0 दिख रहा है, एक के बाद 2 दिख रहा है, तो एक कहाँ है? 0 और 2 के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्लियर है? समझ में आया? काफी आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी के आंसर सही थे, ठीक है। अब ये तो हुआ रिकॉल क्वेश्चन, हमने रिवीजन कर लिया। तो आज की जो हमारी पहली टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने भिन्न को देखा भी होगा कई बार, कुछ कुछ आपको पता भी होगा। अभी डिटेल में समझते हैं फ्रैक्शन का। सीधे सीधे परिभाषा देखने के पहले कि फ्रैक्शन होता क्या है, हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, ताकि डेली लाइफ में आप अपने आम आम जीवन में अपने आसपास देखोगे कि भिन्न को कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं बोलूं कि आपके स्क्रीन पर अभी कितनी रोटी दिख रही है, तो आप सभी लोग बहुत जल्दी बता दोगे कि सर अभी हमें स्क्रीन पर एक रोटी दिख रहा है, ठीक है। आपको अगर मैं बोलूं कि इसे दो भाइयों में बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, तो किस तरीके से बांटेंगे? देखो यहाँ पर दो चीज है। अभी चैट में कुछ मत लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुनते जाइए। अगर मैं बोलूं कि दो भाइयों में इसे बांटना है, दो हिस्सों में बांटना है, तब तो आप इसे इस तरीके से बांट सकते हो। आप बोलोगे सर एक भाई को ये वाला टुकड़ा दे देंगे, दूसरे भाई को ये वाला टुकड़ा दे देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, मुझे दोनों ही भाई को बराबर हिस्सों में बांटना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तब ऐसे नहीं कर पाएंगे। तब क्या करेंगे? हम लोग इसे बीच से कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे, है ना, कुछ इस तरीके से मोड़ दिया, बीच से काट दिया। अब यहां पर बोलोगे सर एक भाई को ये वाला हिस्सा दे देंगे और दूसरे वाले भाई को ये वाला नीचे वाला हिस्सा दे देंगे, ठीक है। अब दोनों को इक्वल इक्वल मिल गया, है ना, पहले वाले को और दूसरे वाले को बराबर बराबर हिस्से मिल गए। तो यहां से हम बोलेंगे कि कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं दोनों का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ये दो भाई है। पहले का नाम मैं लिख दे रहा हूँ ए, ठीक है, दूसरे का नाम मैं लिख दे रहा हूँ बी, ठीक है। अब यहां समझिएगा, अगर मैं इस रोटी को इस तरीके से कट किया
पहले वाले भाई को ये वाला हिस्सा दे दिया, दूसरे को ये वाला हिस्सा दे दिया। तो मैं अगर पूछूं कि ए से कि आपको कितना हिस्सा मिला, मैं आपसे पूछूं कि ए को कितना मिला, तो आप बोलोगे सर ए को आधी रोटी मिली, है ना, आधा मिला। ठीक है, या बोलोगे सर इसे हाफ रोटी मिला। ठीक है, इतना क्लियर है, सभी लोग कह देंगे हाफ मिला। अगर मैं बोलूं बी को कितना मिला, तो बोलोगे सर बी को भी, दोनों को आपने बोला कि बराबर बराबर बांटा गया था, है ना, दोनों ही को बराबर बांटा गया था, तो बी को भी आधा मिला, है ना, दोनों ही को अगर इक्वल मिला तो इसको भी आधा मिला, इसको भी हाफ मिला। ठीक है, तो ये तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोगों ने आम जीवन में डेली लाइफ में जनरल रफली हम लोग बोल देते हैं कि आधा रोटी मिला। लेकिन इसे मैथ्स के फॉर्म में, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ्स के फॉर्म में इसे किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, किस तरीके से आधा को किस तरीके से लिखोगे। जैसे आप देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक रोटी है, तो एक नंबर को, किसी भी चीज की मात्रा को मैं पूछ रहा हूँ कितना रोटी है, तो आप बोलोगे सर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ऐसे लिख दिया एक। अगर मैं यहाँ पर दो सर्किल इस तरीके से बना रहा हूँ ऊपर में, तो आप क्या बोलोगे, सर इसको दिखाने के लिए मैथ्स के फॉर्म में हम लोग दो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से 5 रोटी बना दूं, तो आप इसको मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर काफी आसान है, इस तरीके से मैं इसे 5 लिख दूंगा। ठीक है, 5 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 हुआ और ये नंबर 5 हुआ, मैथ्स के फॉर्म में हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं किसी भी चीज की मात्रा को। मतलब ये 1 2 5 क्या बता रहा है, किसी भी चीज की क्वांटिटी बता रही है ना, कि वो कितना है, मात्रा बता रहा है किसी भी चीज का। ठीक है, कि वो कितना है, आंसर किसका मिल रहा है, कि कोई भी चीज कितना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आधा रोटी, मैं आपसे क्या बोला था कि ए को कितना रोटी मिला, तो आपने बोला कि आधा मिला। तो आधा को मैथ्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो नंबर के फॉर्म में, संख्या के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, संख्या के रूप में कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर आधा को हम लोग लिखते हैं 1/2। तो इसको याद रख लीजिएगा अभी के लिए, आधा को क्या कहते हैं, 1/2, 1/2 मतलब हाफ। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ए को कितना मिला, जनरल लाइफ में तो बोल देंगे आधा, लेकिन मैथ्स के फॉर्म में अगर लिखना रहे नंबर के रूप में, तो आप बोलोगे 1/2 रोटी मिला। ठीक है, बी को कितना मिला आप बताओ मैथ्स के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, बोलोगे सर बी को 1/2 रोटी मिला। ठीक है, तो 1/2 रोटी कहने का मतलब हुआ आधा रोटी मिला बी को। क्लियर है, तो दोनों ही को आधे मिलने का मतलब आधा को आप क्या बोलोगे, 1/2। तो 1/2 ए को मिला और बी को भी 1/2 मिला। ठीक है, तो ये तो आपने अभी के लिए क्या किया, इसको याद कर लिया। ठीक है, इसको याद कर लेना है कि आधा का मतलब हुआ 1/2। ठीक है, अभी मैं अगर पूछूं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्यों 1/2 से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, आप बोलोगे सर 1/2 का मतलब ये होता है कि दो हिस्सों में से एक हिस्सा, और दोनों ही हिस्से बराबर होने चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे दो बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, ये तो हमने देख लिया कि 1/2 कहेंगे। 1/2 क्यों कहेंगे, इसका अर्थ क्या है, दो में से एक भाग या एक हिस्सा, और ये जो दोनों ही हिस्से हैं, ये दोनों हिस्से कैसे होने चाहिए, ये दोनों हिस्से आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, बराबर होने चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये पहला हिस्सा बराबर है और ये दूसरा हिस्सा, ये दोनों आपस में बराबर है। तो आप बोलोगे सर इस हिस्से को अगर बात करो, तो आप बोलोगे एक हिस्सा है कुल दो हिस्सों में से। ठीक है, तो ये समझ में आया, किसी भी एक रोटी को आपने दो हिस्सों में बांटा, दो बराबर हिस्सों में बांटा, उसमें से दोनों ही हिस्से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, या कह सकते हो सर कुल दो हिस्सों में से एक हिस्सा ए को मिला, कुल दो हिस्सों में से एक हिस्सा बी को मिला। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर है। तो आधा के बारे में आपने क्या देखा कि आधा क्या होता है, आधा को रिप्रेजेंट तो 1/2 से करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी एक पूरी चीज को दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, सिर्फ दो हिस्सों में बांटना बोलोगे तो गलत हो जाएगा, किसी भी चीज को दो हिस्सों में बांटना बराबर होगा क्या, नहीं। आप बोलोगे किसी भी दो चीजों को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तभी वो आधा होगा। ठीक है, जैसे कि आप बोल रहे हो ये एक रोटी पूर्ण, ये एक पूरा रोटी, इसे आप बोलोगे एक रोटी, इसको मैंने दो हिस्सों में बांटा और दोनों हिस्से क्या थे, दोनों हिस्से अगर बराबर थे, ठीक है, दोनों हिस्से अगर बराबर थे तो बोलोगे दोनों ही आधा हो गया, और दोनों ही आधा को क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ठीक है, 1/2 लिखेंगे, और 1/2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि दो हिस्से थे, दो में से एक हिस्सा को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आधा को तो आपने समझ लिया,
ये तो हमारा मैथ्स के फॉर्म में हुआ। और अगर डेली लाइफ में अगर मैं बात करूं, जनरल लाइफ में अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास एक नींबू है, ठीक है, ये नींबू, अगर मैं इसे आधे काट दूं इस तरीके से, मैं कहूं कि सिर्फ मुझे आधी नींबू चाहिए, तो आप ये वाला भाग दोगे किसी को। अब मुझे बताइए कि इसको आप मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे। ये जो आधा नींबू है, आधा नींबू को मैथ्स के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे। बोलोगे 1/2, है ना, 1/2 लिखोगे। तो जहां भी आधा दिख जाएगा 1/2 लिखेंगे। आगे के क्लासेस में आप क्या करोगे, ज्योमेट्री पढ़ोगे, मेंसुरेशन पढ़ोगे, ज्यामिति पढ़ोगे, क्षेत्रमिति पढ़ोगे, वहां पर अलग अलग आकृति आएगी। जैसे कि ये आकृति क्या है, कि वृत्त है ना, एक सर्कल है, एक वृत्त है। तो इसे अगर मैं बीच से बिल्कुल इस तरीके से कट कर दूं, ठीक है, तो ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये जो भाग आपको यहाँ पर अलग दिख रहा है, ये भाग क्या है, इस पूरे वृत्त का आधा है ना। तो ये वाला भाग को बोलोगे आधा। इस पूरे वर्ग का ये वाला भाग क्या है, आधा है। तो सारे जहां भी आधे आ जाएंगे, आधे को आप 1/2 से रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। चलो अब अगला सिचुएशन समझते हैं। अब अगला सिचुएशन में कह रहा हूं कि अगर हमारे पास, ठीक है, दो लोग थे, ए और बी, ठीक है, दो लोग थे अभी तक। तो मैंने ए को भी आधा दे दिया और बी को भी आधा दे दिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि इनके क्या हो रहा है, कि ए का भी एक दोस्त आ गया सी, बी का एक दोस्त आ गया डी, ठीक है, ए और सी दोस्त है, बी और डी दोस्त है। अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने लोग हो गए, टोटल कितने लोग हो गए। आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल 4 लोग हो गए। तब मुझे इन एक रोटी को 4 लोगों में बांटना है। चारों को कैसे बांटना है, बराबर बराबर बांटना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल आसान है सर। पहले क्या करेंगे, इसे मैं 2 भागों में बांट दूंगा, ठीक है। ये 2 भाग क्या हो गए, आधे एक आधे हो लाइन गए। वर्टिकल, एक लाइन हॉरिजॉन्टल। हाँ, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ से एक लाइन और मैं ऐसे खींच दूंगा, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे सर ये जो, अब सभी को इस तरीके से बोलोगे सर ये वाला जो हिस्सा है मैं ए को दे दूंगा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है मैं सी को दे दूंगा, ये वाला जो हिस्सा है मैं बी को दे दिया, और ये जो हिस्सा है मैं डी को दे दिया, ठीक है। चारों को बट गए। अब ये चारों को कैसे मिल गए, बराबर बराबर हिस्से मिल गए। अगर मैं ए से पूछूं कि ए को कितना रोटी मिला, आप बताओ कितना मिला। आप बोलोगे सर ए को 1/4 रोटी मिला, ठीक है। जनरल लाइफ में हम लोग क्या कहते हैं, आमतौर पर बोल देते हैं 1/4। तो 1/4 कहने का मतलब क्या हुआ, आप इसको बोलोगे सर 1/4। अब 1/4 का मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर एक रोटी को कितने हिस्से किए गए थे। आप बोलोगे सर 4 लोग थे, तो कुल 4 हिस्सों में इसे बांटा गया था, ठीक है, कुल 4 हिस्सों में बांटा गया था। ए को कितना मिला, उस 4 हिस्से में से सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा ए को मिला। तो बोलोगे ए को कितना मिला, कुल 4 हिस्से में से एक हिस्सा ए को मिला। समझ में आया। या कह सकते हो किसी एक चीज को 4 बराबर भागों में बांटने को कहते हैं 1/4, ठीक है। किसी एक चीज को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1/4, या 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा ए को मिला, ठीक है। चलिए अगर अब मैं आपसे पूछूं कि जल्दी से बताइए कि सी को कितना रोटी मिला, सी को कितना रोटी मिला। तो आप बोलोगे सर सी को, सभी को बराबर बराबर बांटे गए ना, तो सी को भी 1/4 मिला, है ना, एक हिस्सा मिला कुल 4 हिस्सों में। अगर मैं जैसे बोलूं कि यहां पर बताइएगा कोई 2 लोग हैं, ठीक है, इसका नाम मैं दे रहा हूं राहुल और इसका नाम मैं दे रहा हूं मोहन, ठीक है। मैं कह रहा हूं दोनों ही को बराबर बराबर पेन बांटने हैं। तो अगर मैं राहुल को 5 पेन दे दिया, तो मोहन का कितने पेन देने होंगे। आप बोलोगे सर दोनों ही को अगर बराबर बांटना था, तो अगर राहुल को आपने 5 दिया तो मोहन को भी 5 देना पड़ेगा, है ना, दोनों ही को 5 पेन देना पड़ेगा। नहीं, दोनों को बोला बराबर बराबर बांटना है, ठीक है, तो 5 इसको दिया तो इसको भी 5 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ये मैं इसलिए बताया कि आपको पता है कि सभी को अगर बराबर दिए जा रहे हैं तो सभी को 1/4 मिल जाएगा। तो ए को अगर 1/4 मिला तो सी को भी 1/4 मिला है। बी को कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर बी को एक ही हिस्सा मिला कुल 4 हिस्सों में से, तो बी को भी 1/4 मिला। और डी को कितना मिला, तो डी को भी बोलोगे सर एक ही हिस्सा मिला कुल 4 हिस्सों में से, ठीक है। तो हमेशा देख रहे हो कि यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा गया है, ऊपर में लिखा गया है आप किसकी बातें कर रहे हो, ठीक है। डी को कितना मिला, तो एक हिस्सा मिला। नीचे में क्या आता है, नीचे में आता है कुल
कितने हिस्से किए गए थे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बताइए, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप बोलोगे सभी को 1/4 हिस्से मिल गए। ठीक है, तो 1/4 1/4 को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी मैं अगर बोलूं 1/4, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा 1/4, इसको इंग्लिश में क्या करते हैं, 1/4। ठीक है, तो 1/4 को मैथ्स के फॉर्म में, गणित के फॉर्म में 1/4 लिखते हैं। ठीक है, कुल 4 में से एक हिस्से को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर है सभी को, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर हमने अभी तक क्या सीखा, अभी तक आपने देखा कि किसी भी एक चीज को, है ना, किसी भी एक चीज को, एक संपूर्ण चीज को हम लोग अलग अलग लोगों में बांट सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक चीज है तो हम लोग बांट नहीं सकते, है ना, उसे तोड़कर बांटेंगे, है ना, काट कर बांटेंगे, और बराबर बराबर सभी को बांटा जा सकता है। ठीक है, तो किसी एक चीज को बराबर बराबर करके अलग अलग लोगों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कई बार आप डेली लाइफ में क्या देखते हो, आधा किलो सेब, है ना, कई बार हम लोग सुनते हैं आधा किलो सेब, 2/3 पानी, 1/4 रोटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। 1 kg क्या है, 1 kg कहने का मतलब 1 kg या कुछ फिक्स अमाउंट रहेगा, है ना, 1 kg कुछ फिक्स अमाउंट रहेगा। उसी का अगर मैं आधा कर दूं, जितना भी 1 किलो है, 1 किलोग्राम में कुछ सेब होंगे, 10 सेब हो सकते हैं, 8 सेब हो सकते हैं, 5 सेब होंगे, जितने भी होंगे, उसको अगर मैं आधा कर दूं, तो आप बोलोगे सर 1/2 kg, ये हो गया हमारे पास आधा किलो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आधा किलो। तो आधा किलो क्या होता है, 1 किलो का आधा हो गया, है ना, तो इसको लिखते कैसे है, आप लिख दोगे 1/2 kg। इतना समझ में आया, 1/2 kg लिखोगे। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया, काफी आसान है, मतलब 1 किलोग्राम का आधा। अगर मैं बोलूं 2/3 पानी, इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 पानी। ठीक है, अब 2/3 पानी कहने का मतलब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, सर 3 पानी में से, जैसे देखो यहाँ पर मैं बोला 1/4, तो बोलोगे 4 में से एक हिस्सा, तो यहाँ आप क्या बोलोगे, 3 पानी में से 2 पानी, ये तो गलत हो जाएगा ना, 3 पानी क्या होता है। ठीक है, तो ये तो अजीब लग रहा है आपको सुनने में। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, यहाँ से काफी चीज क्लियर होगा आपका। देखो यहाँ पर इसको, ये एक ग्लास है, सभी को दिख रहा है, एक ग्लास यह है यहाँ पर, इसको अगर मैं 3 बराबर हिस्सों में बांट दूं, ठीक है, एक बार मैं यहां से कट किया, एक निशान में यहां पर लगाया। ठीक है, आप ग्लास देखते भी होंगे, कई बार आप ग्लास देखते हो जहां पर कुछ इस प्रकार से इकाइयां बनी रहती है ना, तो आप बोलोगे सर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसको कुछ निशान लगा रहा हूं। ठीक है, इस ग्लास में 2 जगह निशान लगाया। अब अगर 2 जगह निशान लगाया, तो मुझे बताओ ये जो ग्लास है कितने हिस्सों में बट गया। आप बोलोगे सर टोटल 3 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा ये वाला हुआ, ठीक है, दूसरा हिस्सा ये वाला हुआ, और तीसरा हिस्सा ये वाला हुआ। ठीक है, तो टोटल 3 हिस्से हो गए। अब ये तीनों हिस्से कैसे होने चाहिए, तीनों हिस्से बराबर होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिख रहा है कि तीनों हिस्से बराबर है, आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये तीनों हिस्से मुझे बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं कि जितने हिस्से में पानी भरा हुआ है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर कुल कितने हिस्से हैं, बोलोगे कुल 3 हिस्से में बांटा गया था। ठीक है, पानी भरा हुआ कितने हिस्से में है, तो बोलोगे सर 2 हिस्से, मतलब एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, तो सर बोलोगे 2 हिस्सों में पानी भरा हुआ है, 2 हिस्सों में पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो बोलोगे 2 हिस्से में भरा हुआ है कुल 3 हिस्सों में से, तो नीचे देखो हमेशा कुल लिखाता है, तो बोलोगे सर 2/3। इतना क्लियर है, 2 हिस्सों में पानी भरा हुआ था, कुल 3 हिस्सों में से 3 पार्ट में बांटा गया था। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने हिस्से में पानी खाली है, इस वाले भाग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पूछूं कि कितने हिस्से में पानी खाली है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो बोलोगे एक हिस्सा में खाली है कुल 3 हिस्से में से, तो बोलोगे 1/3 भाग में पानी खाली। क्लियर है? बताइए, इतना समझ में आया कि एक हिस्सा, एक भाग ऐसा है जो खाली है ना, कुल 3 हिस्सों में से, तो 1/3 लिखा कि 3 हिस्सा में से एक हिस्सा खाली है, तो अगर मैं खाली को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 1/3 से लिखूंगा, भरे वाले को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 2/3 लिखूंगा। ठीक है, इस वाले को कैसे लिखोगे, आप लोग लिख के बता दो, ये तो काफी डिटेल में आपने सीखा। 1/4 रोटी को आप कैसे लिखोगे,
एक चौथाई रोटी को बोलोगे सर एक रोटी का चौथा हिस्सा या 4 में से एक हिस्सा, ठीक है, तो 1/4 रोटी लिख देंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हमने देख लिया कि 1/2 किलो, 2/3 पानी कहने का मतलब हुआ, 2/3 पानी कहने का मतलब इससे ये हुआ कि पानी के गिलास को अगर मैं 3 बराबर हिस्सों में बांट दूं तो इसमें से 2 हिस्से हमारे भरे हुए हैं, एक हिस्सा खाली है, ठीक है, 2/3, ठीक है। चलिए अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं यहां पर, मुझे बताइएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं एक और ग्लास बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं पानी भर रहा हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, चलिए इतना पानी, ये पूरा ग्लास है और पानी देखो यहां तक भरा हुआ है, इस हिस्से तक पानी जो मैं ग्रीन बना रहा हूं, ठीक है, इतना हिस्सा तक पानी भरा हुआ है। मुझे बताइए कितने हिस्से में पानी भरा हुआ है, इसको आप कैसे P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बताइए। 3/4, वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल कितने हिस्से हैं, जब भी ऐसे पूछू ना, सबसे पहला स्टेप होगा कुल कितने हिस्से में आपने बांटा, बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, टोटल 4 हिस्से हैं, चारों हिस्से बराबर है, सही है। कितने हिस्सों में पानी है, तो 1, 2, 3, 3 हिस्सों में पानी है कुल 4 हिस्सों में से, ठीक है। खाली वाले भाग को रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या करेंगे, बोलोगे सर एक हिस्सा खाली है कुल 4 हिस्सों में से, ठीक है, तो खाली वाले भाग को आप लिखोगे 1/4, भरे वाले भाग को आप लिखोगे 3/4। समझ में आया, बताइए, इतना क्लियर है सभी का, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो अभी तक देखो हमने भिन्न को नहीं पढ़ा, अभी तक बस हमने कुछ कुछ नंबर के बारे में सीखा कि आप किस तरीके से लिखते हो, ठीक है। अभी हम लोग भिन्न को डिफाइन कर सकते हैं, भिन्न को समझ सकते हैं कि भिन्न है क्या, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, देखो परिभाषा समझो। आप बोलोगे भिन्न क्या होता है सर, P/Q के रूप की एक संख्या होता है, P/Q के फॉर्म में एक नंबर होगा, जैसे कि आपने देखा 1/2, ठीक है, कई बार आपने देखा 2/3, है ना, अभी हमने देखा 1/4, कई बार हमने देखा 3/4, तो ये सारे क्या है, P/Q कहो या X/Y कहो या कहो A/B, अलग अलग जगह अलग अलग देखोगे, ठीक है, तो कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, P/Q, A/B, X/Y। तो P/Q के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, P/Q के फॉर्म में नंबर होगा जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करता है, ठीक है, मतलब आप सीधे बोलोगे भिन्न होता क्या है, आप रफली ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर एक लाइन में कोई पूछ लेना तो सीधे आप बोलोगे भिन्न क्या है, किसी भी पूर्ण चीज की, है ना, किसी भी एक पूरी चीज का, पूर्ण का कुछ भाग, इसको नोट कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को बोलोगे पार्ट ऑफ द होल, इतना क्लियर है सभी का, कि पूर्ण का कुछ भाग होगा, एक पूरी चीज का कुछ हिस्सा होगा, है ना, पूरी चीज का कुछ हिस्सा है, पूर्ण का कुछ भाग है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पूर्ण का कुछ हिस्सा होता है, कुछ भाग होता है, पार्ट होता है किसका, एक पूरी चीज का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, इसको मैथ्स के फॉर्म में अगर मैं 5/6 लिखूं, देखो यहाँ पर ये सारे भिन्न है कि नहीं, अगर मैं 5/6 की बात करूं तो बोलोगे सर 5/6 क्या है, ये भिन्न है या नहीं है, तो बोलोगे बिल्कुल ये भिन्न है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कि 5/6 भिन्न कैसे है, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं अगर एक सर्कल बना दूं, देखो ऐसे समझना, इसको अगर मैं 6 हिस्सों में बांट दूं, ठीक है, 6 बराबर हिस्सों में बांटता हूँ, समझिएगा इसको, इस अच्छा ये बराबर नहीं दिख रहा है आप, चलो इसको मैं कह रहा हूँ इस तरीके से कर, ठीक है, अभी ये 6 हिस्से मान लेते हैं कि सभी हिस्से बराबर है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं कोई भी 5 हिस्से को रंग दूं, एक हिस्सा ये रंगा, दूसरा हिस्सा ये रंगा, तीसरा हिस्सा ये रंगा, चौथा ये रंगा और पांचवा ये रंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कितने हिस्से को रंगे गए हैं, तो आप बोलोगे सर 5 हिस्से को रंगा गया था, कुल कितने हिस्से थे, 6 हिस्सों में से, ठीक है, तो कुल हिस्से कितने हैं, कुल 6 हिस्से हैं, तो बोलोगे सर 5/6 को रंगा गया है, तो 5/6 क्या है, यह एक भिन्न को दर्शा रहा है, ठीक है, तो ये एक भिन्न है।
क्लियर है? फिर से देखते हैं और क्या उदाहरण था हमारे पास। तो ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं लिख रहा हूँ 1/2, तो 1/2 के लिए तो आप सीधे बोलोगे सर 1/2 क्या होता है? ये किसी भी चीज के आधे को दिखाता है। आधा क्या है? पूर्ण का कुछ किसी भी एक चीज का, एक गिलास का आधा पानी है ना, आधा गिलास पानी है ना। एक बिस्किट है आपके पास, उसको तोड़ दो आधे आधा, तो बोलोगे आधा, है ना, एक बिस्कुट का आधा बिस्कुट हो जाएगा, है ना। तो बोलोगे आधा क्या है? किसी एक पूरी चीज का कुछ भाग है, तो आधा क्या है? एक भिन्न होगा, ठीक है, एक भिन्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3/4 को सोचो, आप बोलोगे सर कुल 4 में से 3 हिस्से, ठीक है, किसी भी चीज को 4 भागों में बांटा गया होगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे समझो एक स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, एक स्क्वायर है, इसको मैं 4 बराबर भागों में बांट रहा हूं ऐसे। अगर मैं यहाँ पर टोटल 3 हिस्से को रंग दूं, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और एक हिस्सा ये। अगर मैं आपसे पूछूं कुल इस वर्ग को कितने हिस्सों में बांटा गया, आप बोलोगे सर 4 हिस्सों में बांटा गया, कुल है ये। रंगे कितने हिस्से गए, तो बोलोगे 3 हिस्से को रंगा गया कुल 4 हिस्सों में से। तो 3/4 क्या है? एक पूरे वर्ग का कुछ भाग को दर्शा रहा है, ठीक है, तो कुछ हिस्से को दर्शा रहा है। तो आप बोलोगे 3/4 भी एक भिन्न है, ठीक है। तो ये तीनों एक भिन्न हो गए, ठीक है। इसको समझ में आया? इतना समझ में आया? ये तीनों ही भिन्न है, बताइए, इतना समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं 7/6 की। अब यहां पर ध्यान से समझिए, 7/6 भिन्न है कि नहीं है, बताइए। पहले आप बताओ फिर मैं बताऊं। 7/6 भिन्न है या नहीं? आप बोलोगे 7/6 क्या दिखा रहा है सर? 6 में से 7 हिस्सा, ठीक है, कुल 6 में से 7 हिस्सा। अभी के लिए ये क्या है, ठीक है, इस किस प्रकार का भिन्न है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा, ऊपर में अगर बड़ा नंबर भी है तो भी एक भिन्न होगा। बोलोगे यस, यह भी एक भिन्न है। किस प्रकार का भिन्न है, ये कैसा भिन्न है, ये हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे ना भिन्नों के प्रकार, तो वहां पर देखेंगे कि हम लोग को पढ़ना है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, है ना। तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि यह एक अनुचित भिन्न है, ठीक है, आगे की क्लास में। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा, ऊपर में बड़ा भी है तो भी वो भिन्न होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5/3, तो यह भिन्न होगा कि नहीं होगा, बताइए। बोलोगे हाँ सर ये भी एक भिन्न है, ठीक है, ये भी एक भिन्न है, ठीक है, हो। अगर मैं लिख दूं 10/7, तो ये भी एक भिन्न है। बोलोगे ऊपर में बड़ा है तो भी एक भिन्न हो, सभी भिन्न है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं, चलिए मुझे बताइएगा कि P/Q के रूप का सारा संख्या भिन्न होगा क्या? P/Q के रूप में मैं कुछ भी लिख दूं तो वो भिन्न होगा, हाँ या ना? यस और नो? यस कह रहे हैं, यस सभी लोग। देखो यहां आपका आंसर आना चाहिए नो, P/Q के रूप का सभी संख्या भिन्न नहीं होगा। अब ध्यान से समझिएगा क्यों नहीं होगा। देखो यहां पर एक चीज मैंने छोड़ा था, अब इसको देखिए, अब आपको बेटर समझ में आएगा। देखो एक चीज दिखा गया सरलतम रूप, तो ये सरलतम रूप क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? कभी भी अगर मैं P/Q के फॉर्म में नंबर को लिख दूं, तो सबसे पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जैसे मैं कह रहा हूं 5/10, देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सरलतम रूप में नहीं है। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखोगे? सर 5 से काटेंगे 10 को, 2 बार में कटेगा, और यह आया 1/2, तो ये सरलतम रूप हुआ, ठीक है। सरलतम रूप देख के, सिंपलेस्ट फॉर्म देख के आप बता सकते हो ये आधा है तो ये पूर्ण नहीं है, तो ये बोलेंगे भिन्न है, ठीक है। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं 10/15, चलिए मुझे बताइए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको आप क्या लिखोगे? सरलतम रूप में आप किसे कैसे लिखोगे? हम लोग खोजते हैं कोई नंबर ऐसा है क्या जिसके टेबल में 10 भी आ जाए और 15 भी आ जाए। तो बोलोगे सर 5 के टेबल में 10 भी आ जाएगा और 5 के टेबल में 15 भी आ जाएगा। तो 5 से अगर काटे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 2/3। इतना क्लियर है, बताइए। तो 10/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ सरलतम रूप 2/3।
अब मुझे बताइए 2/3 भिन्न है कि नहीं है? बोलोगे हाँ सर ये एक भिन्न है, ठीक है, 3 में से 2 हिस्सों को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर लिखूं, देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं p बाई क्यू के रूप का, मैं लिख रहा हूं 10/5। देखो ये भी p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, लेकिन क्या ये भिन्न है? आप बोलोगे सर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा? तो सरलतम रूप में ये 2 आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये 2 आएगा। अब 2 क्या है? 2 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है तो ये भिन्न नहीं होगा, ठीक है, भिन्न नहीं होगा, ये पूर्ण संख्या। समझ में आया अब कि p बाई क्यू के रूप का सारा संख्या भिन्न नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं यहां पर लिखूं, मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर लिख दूं 30/6, ये भिन्न है क्या? ये भिन्न है या नहीं है? आप बोलोगे सर ऐसे नहीं देख सकते, मतलब सीधे सीधे ये मत बोलना कि सर ये p/q के रूप में है तो ये भिन्न हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप बोलोगे सर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बोलेंगे सर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पे क्या दिख रहा है? 6×5 = 30, यहाँ पर 5 आ गया। 5 क्या होता है? 5 एक पूर्ण संख्या को दिखा रहा है, पूर्ण वस्तु को दिखा रहा है, 1 2 3 4 5, तो बोलेंगे यह पूर्ण संख्या है, यह एक भिन्न नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए अगर मैं देखो यहाँ पर 15 बटा, या 15 हटाते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 20/8। चलिए बताइए ये भिन्न है कि नहीं है? देखो अभी आप क्या करोगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहला स्टेप आप बताओ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या आ रहा है? तो मैं 4 से काटूंगा, तो 4 से आप काटोगे, 4 के टेबल में 20 आ जाएगा, 4×5 = 20, ठीक है, 4×2 = 8, तो ये क्या आ रहा है? 5/2। अब ये पूर्ण संख्या आया क्या? बोलोगे पूर्ण नहीं है, तो ये क्या है? भिन्न है। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया कि 20/8 क्या है? 20/8 भिन्न है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 10/10, ये भिन्न होगा क्या? 10/10 भिन्न होगा, हाँ या ना? आप बोलोगे कोई भी नंबर, ये समझिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी नंबर अगर आपको a/a के रूप में मिल जाए, ऊपर और नीचे सेम आए, तो आपको पता है कि a/a का मतलब a/a है ना, काफी डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो आप बोलोगे इसका मतलब 1 हो जाएगा सर, किसी भी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 क्या है? एक पूर्ण है, ये एक भिन्न नहीं है, ठीक है, भिन्न नहीं होगा। क्लियर हुआ? अगर मैं लिख दूं 7/7, तो भिन्न होगा या नहीं होगा? बताइए यस और नो। तो बोलोगे सर नहीं भिन्न नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका मान 1 आ जा रहा है ना, तो भिन्न नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं 3/7, ये बताइए, अब तो काफी जल्दी देख के बता दोगे ना सभी लोग, 3/7 भिन्न होगा? बोलोगे यस ये भिन्न होगा, ठीक है, 7 में से 3 हिस्से को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि p/q के रूप का सभी संख्या भिन्न होता है, ये सही है या गलत है? बताइए, क्या सभी संख्या भिन्न होता है? बोलोगे नहीं सर रॉन्ग है ये, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो p/q के रूप में सभी संख्या भिन्न नहीं होगा। क्या करेंगे, कभी भी p/q के रूप में लिखा रहेगा, तो अगर सरलतम रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में तब तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर वो पूर्ण है, अगर पूर्ण है तो भिन्न नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, पूर्ण अगर है तो भिन्न नहीं होगा, और अगर पूर्ण नहीं है तो वो भिन्न होगा। क्लियर हुआ? हाँ या ना? इतना समझ में आया तो एक बार वाई लिखो जल्दी से, और अभी मैं काफी इजी सा क्वेश्चन दूंगा, तो सभी लोग पोल में आंसर दीजिएगा, ठीक है, सभी लोग को करना है। क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा भिन्न नहीं है, तो देखिए पूछा जा रहा है जो भिन्न नहीं है, नॉट अ फ्रैक्शन, ठीक है, तो जो भिन्न है उसको मत आंसर कर देना। चलिए अभी पोल दिख जाएगा, देखिए कौन सा भिन्न नहीं है।
1/2 लिखने का मतलब ये 1/2 है। आपको पता है ये 5/7 लिखा गया है, यहाँ पर 4/4 लिखा गया है, और ये 8/6 लिखा गया है। देखिए इसमें से कौन सा एक भिन्न नहीं है। अभी मैंने काफी डिटेल में बताया ये सारी चीजें। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तब तो ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही उसे रहने देंगे, वहीं से पता चल जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर वो पूर्ण संख्या आ रहा है तो वो भिन्न नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं जो भिन्न है, तो ध्यान दीजिएगा पूछा जा रहा है नॉट अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन नहीं है वही आपका आंसर होगा। कौन सा फ्रैक्शन नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग आंसर कीजिए। अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। देखो ये क्वेश्चन में आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, बस सीधे देख के भी पता चल जाएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, बैठे नहीं रहना है। कभी मैं अगर पोल दे रहा हूं किसी भी समय तो आंसर कोशिश जरूर कीजिए कि आप आंसर करो, ठीक है। चलिए 15 सेकंड और है, लास्ट 15 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अभी भी काफी कम आंसर आए। देखो काफी सारे क्वेश्चन, देखो ऐसा नहीं सोचना है कि आपका अगर क्वेश्चन टफ है मैं नहीं करूंगा, ठीक है। आप कोशिश करो, पिछले साल क्वेश्चन का आपने आंसर किया, इस वाले का नहीं किया, ऐसा नहीं करना। अभी भी 3 बच्चे हो जो आंसर नहीं किए। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन को मैंने काफी डिटेल में समझाया, फिर भी यहाँ पर कुछ लोगों के आंसर गलत है। या तो आपने हड़बड़ी किया या क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। अच्छा, अशु अशु गोस्वामी के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक ऑन करो पहले। अशु के नाम से जो बच्चे, ठीक है, आपका आंसर डी है ना। आप आपका आंसर डी है। आप मुझे बताओ कि आपको डी क्यों लग रहा है। सर क्योंकि 6 में से ना जी 6/8 है ये। 6/8 नहीं है, 8/6 है। ओह हाँ जी, 8/, हाँ जी 8/8 है जी। तो ये भिन्न क्यों नहीं है। मैंने बताया ना ऊपर नंबर बड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल आपको एग्जाम्पल बताया था 5/3, ये एक भिन्न है। देखो इसको आप चलिए अभी माइक बंद कीजिए, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6। मुझे बताओ ये पूर्ण संख्या है क्या, ये पूरा नहीं है यस ना। ये पूर्ण संख्या कैसे है। आप बोलोगे पूर्ण संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 होता है। तो बोलोगे ये पूर्ण नहीं है ना। पूर्ण नहीं है तो ये क्या होगा, ये भिन्न होगा। आपको काफी डिटेल में मैंने बताया था कि 5/3 भी एक भिन्न होगा, 10/7 भी एक भिन्न होगा, ऊपर बड़ा नंबर रहेगा तो भी वो भिन्न होगा, ठीक है। किस प्रकार का भिन्न होगा ये हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। अनुचित भिन्न है, ठीक है। तो अभी के लिए बोलेंगे यह भिन्न है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 1/2 तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये भिन्न है, आपको पता है ये आधा है ना। काफी डिटेल में हमने देखा ये आधा एक भिन्न है, पूर्ण का कुछ हिस्सा है वो। 5/7 को बोलोगे सर 7 में से 5 हिस्से हैं तो ये भी भिन्न है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 4/4 को देखो, तो 4/4 को आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर 4/4 का मतलब 1 हो जा रहा है ना। 4 से 4 कटेगा और ये 1 आ जाएगा। और एक क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है ना, किसी भी पूरी चीज को दिखा रही है, तो पूर्ण संख्या है तो एक भिन्न नहीं होगा, ठीक है। तो बोलोगे सर ये भिन्न नहीं है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर है। क्लियर हुआ इतना, बताइए इतना समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, चलिए ये अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं अब कि 4/12 क्या है, तो बोलोगे सर 4/12 एक भिन्न है, बिल्कुल 4 हिस्से कुल 12 हिस्सों में से, है ना। 4/12 एक भिन्न है। इसको पढ़ते क्या है, 4/12 पढ़ते हैं, 4/12 पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 4/12 का मतलब क्या है, 4/12 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कहोगे, चलिए इसको समझते हैं
अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर रेड कलर का कितने पेपर दिख रहे हैं आपको, मैं नंबर ऑफ पेज पूछ रहा हूँ बस, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारे पास एक पेज दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस एक पेज को 12, यहां ध्यान से सुनिएगा, 12 बराबर हिस्सों में बांट रहा हूं, ठीक है। एक पेज को 12 बराबर हिस्सों में बांट रहा हूं, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? इस तरीके से आपने डिवाइड किया। आप बोलोगे सभी को मैंने नंबर भी कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्लूटूथ है में ना, आवाज 9 10 11 ब्लूटूथ 12। लगा अच्छा, ले। किसी का माइक ऑन है? रविंदर के नाम से जो बच्चे हो, ब्लूटूथ का आप अपना माइक बंद करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल किसी भी एक पेज को 12 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, हमें दर्शाना है। अच्छा, दाविंदर के नाम से जो बच्चे हो, आपका फिर से माइक ऑन हो रहा है, बार बार आपका माइक ऑन हो रहा है, तो आप अपना माइक बंद करिए। सर 1 मिनट रुकेंगे सभी लोग, तब समझ। तो आप बोलोगे 4/, यहाँ पर मुझे रिप्रेजेंट क्या करना था, 4/12 को रिप्रेजेंट करना था। तो आप क्या करोगे, इसमें से किसी भी 4 हिस्से को, देखो कुल 12 हिस्सों में से यहाँ पर 12 क्या है, कुल हिस्से हैं। तो इसमें से 4 हिस्से को आप कलर कर दो, ठीक है। 4 हिस्से को आप इस तरीके से अगर रंग दोगे, तो आप बोलोगे सर अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने हिस्से को कलर किया गया है, तो बोलोगे सर 4 हिस्से को कलर किया गया है। कुल हिस्से कितने थे, तो कुल हिस्से 12 थे, तो इसको बोलेंगे 4/12। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ब्लू वाला भाग 4/12 होगा। अगर मैं रेड वाले भाग की पूछूं कि रेड वाले हिस्से को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बताइए। रेड वाले भाग को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बोलेंगे सर गिन लेंगे कि कितना भाग रंगा गया है लाल कलर का। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 भाग को रंगा गया है लाल कलर का, कुल 12 हिस्सों में से। तो लाल 8/12 हो जाएगा, ब्लू 4/12 हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है? चलिए, तो यहां पर आप अगर 4/12 लिख रहे हो, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है था, कभी भी आप अगर भिन्न को P/Q के रूप में लिखते हो, तो जो नंबर ऊपर लिखा गया है, ऊपर वाले को आप क्या कहते हो, अंश, ठीक है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी डेनोमिनेटर कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, ये सब नहीं तो एक बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? और ऊपर क्या दिखाता है, कितने हिस्से की बात आप कर रहे हो, ठीक है। नीचे क्या दिखाता है, कुल कितने हिस्से हैं, और सभी हिस्से बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं 4/12 दिख रहा हूँ, 4/12 में ऊपर में 4 है, तो बोलेंगे 4 हमारा अंश है, न्यूमरेटर है। 12 कहाँ है, 12 नीचे में है, तो ये हर है, यानी डेनोमिनेटर है, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 5/7, 5/7 में मुझे अंश बताइए क्या है, बोल रहा है 5/7 में अंश कितना है, बताइए। उन्हें आवाज कम कर रखी दब 1 मिनट रुकना है आपको, अंश बताइए। 5/7 में अंश हमारा 5 है। आप बोलोगे सर ऊपर में जो नंबर लिखा गया है वो अंश होता है, ठीक है। नीचे वाले नंबर को क्या बोलेंगे, 7 को क्या बोलेंगे, 7 हमारे पास हर है, ठीक है। तो अगर मैं x/y लिख रहा हूं, ठीक है, तो यहां मुझे बताइए y को आप क्या बोलोगे, y को आप क्या बोलोगे? y को आप हर बोलोगे, क्योंकि y नीचे में है ना, डेनोमिनेटर है, ठीक है। तो y डेनोमिनेटर है, तो y क्या हो गया, हर है हमारे पास, ठीक है। इसे d लिखेंगे। x को क्या लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर को क्या लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर को, x को क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर लिखेंगे, अंश लिखेंगे। इतना क्लियर है? ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा, काफी आसान है। तो कभी भी नंबर कैसे लिखते हैं, अंश बटा भिन्न को क्या लिखते हैं, अंश बटा हर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से कीजिएगा। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, ठीक है। बताइए 7/8 में अगर मैं लिख रहा हूँ 7/8, इसमें 7 क्या है, बताइए। आंसर कहाँ करना है, पोल में करना है, बहुत ही आसान है।
देखिए 7/8 में 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? भिन्न को 7 बता रहा है, हर को बता रहा है, पूर्ण को बता रहा है या अंश को बता रहा है? काफी आसान सा है। अगर आप क्लास में सारी बातें ध्यान से सुने होगे तो काफी जल्दी से आंसर कर दोगे। बस इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि आप कितने क्लास में ध्यान से बातें सुनते हो। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। 7/8 में 7 क्या है? ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं? अभी तुरंत मैं बता रहा था। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए, मैं 15 सेकंड बस दे रहा हूँ। ठीक है, अभी भी काफी कम आंसर आए तो जल्दी से आंसर कीजिए। देखो, अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि आप या तो हड़बड़ी कर रहे हो। दो चीज हो सकता है, या तो आप हड़बड़ी कर रहे हो, आप जाकर पोल में सिर्फ आंसर क्लिक कर देते हो, कुछ भी आप देखते नहीं हो कि आपका आंसर क्या सही होना है क्या गलत होना है। ठीक है, दूसरा चीज ये हो सकता है कि आप क्लास में ध्यान से बातें को सुन ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, सभी के आंसर सही होने चाहिए। 5 सेकंड और है, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। देखो, यहां पर कुछ बच्चों के आंसर भिन्न है। देखो, 7/8 ये भिन्न है हमारे पास। 7/8 अगर मैं आपसे पूछता तो 7/8 क्या है? 7/8 एक भिन्न है। ठीक है, 7/8 एक भिन्न है। लेकिन 7/8 में 7 क्या है? तो आप बोलोगे 7/8 में 7 ऊपर लिखा हुआ नंबर है, ऊपर वाले को आप अंश कहते हो। ठीक है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, अंश कहते हैं। देखो अंश कहाँ लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी है ना? क्लियर है? नीचे वाले 8 के अगर मैं पूछता तो 8 को बोलते सर ये 8 हमारे पास हर है, ये डेनोमिनेटर है। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। काफी आसान था। कुछ बच्चों के ऑप्शन नंबर ए थे, कुछ के बी भी थे। पता नहीं आप इस तरीके से आंसर करते हो। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि आपका आंसर हमेशा सही हो। ठीक है, जाकर हड़बड़ी नहीं करनी है। इतना क्लियर है? चलिए, इसको समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ इमेज बनाए गए हैं, इस चित्र को देखिए, मुझे बताइए कि अगर मैं पीले वाले भाग को बोलूं कि इसको P/Q के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, P/Q के रूप में बताना है कितने हिस्से को रंगा गया है। आप इसको क्या बोलोगे? सर, सबसे पहले काउंट करेंगे कि यहाँ पर कितने हिस्से में बांटे गए हैं। तो आप सभी को गिनोगे तो बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, टोटल हमारे पास कुल कितने हिस्से हैं? कुल हमारे पास 8 हिस्से हो गए, तो नीचे में तो 8 रहेगा, है ना? तो नीचे में तो 8 रहेगा, तो P/8 मैं लिख देता हूँ। ऊपर में क्या नंबर रहेगा? तो अगर मैं पीले वाले भाग की बात करूं तो बोलोगे सर एक हिस्सा रंगा गया है पीला, तो बोलोगे सर 1/8। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए मुझे बताइए ब्लू वाला जो हिस्सा है, पर्पल कलर का जो दिख रहा है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो बोलोगे सर इसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3। 3 हिस्सा ब्लू रंगा गया है कुल 8 हिस्सों में से। ठीक है, अगर मैं ग्रीन वाले की बात करूं तो ग्रीन वाले को आप कैसे लिखोगे? ग्रीन वाले को बोलोगे सर 1, 1, 2, 3, 4। टोटल 4 हिस्से रंगे गए हैं कुल 8 हिस्सों में से। क्लियर है? तो ग्रीन वाला हो जाएगा 4/8। ठीक है, चलिए, अगर मैं यहाँ पर पूछूं दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिए। दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने त्रिभुज रंगे गए हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज हैं? कुल 4 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज रंगे गए हैं? तो आप बोलोगे सर 3 त्रिभुज रंगा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कितना त्रिभुज रंगा गया है, तो बोलोगे 3। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि P/Q के रूप में बताइए, हिस्सों के रूप में बताइए, तो बोलोगे सर 1, 2, 3 और 3/4, मतलब कुल 4 त्रिभुज में से 3 त्रिभुज को रंगा गया है। ठीक है, चलिए, इस वाले में बोल रहा हूँ ब्लू वाले को बताइए, जो ब्लू कलर का रंगा गया है ना, इससे मैं पूछ रहा हूँ कि P/Q के रूप में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप बोलोगे सर कुल 1, 2, 3। तो 3 ब्लू कलर का तीर है। टोटल कितने तीर हैं? टोटल बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 5 में से। ठीक है, तो 5 में से 3 तीर ब्लू है। ठीक है, अगर मैं इस वाले की बात करता तो इसको आप रिप्रेजेंट करते 2/5 से। ठीक है, 2 त्रिभुज
सॉरी 2 तीर भरा है, कुल 5 त्रिभुज, 5 तीर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? इस तरीके से कर लोगे तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे 3/4, 3 को बोलोगे अंश, 4 को बोलोगे हर। ठीक है, अंश हर भी बता दोगे। चलिए ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी होमवर्क नोट करना है आपको, और होमवर्क नोट करके ही क्लास लेफ्ट करिए।